हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम क्लास 8 को एनसीईआरटी बुक लेकर के आए हैं, हमारे अतीत भाग 2 को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो आइए आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। क्लास 8 एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत भाग 2 का चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बुनकर किसको कहते हैं, बुनकर क्या है, कौन है बुनकर। तो बुनकर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो बुनकर आमतौर पर पोर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। पोर बुनाई का काम करने वाले समुदायों का कारीगर होते थे बुनकर, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती और उत्तर भारत के जुलाहे, मोमिन दक्षिण भारत के शाले और ककोलार तथा देवांग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। बुनकर पोर बुनाई का काम करने वाले समुदायों का ही कारीगर होते थे बुनकर, और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाते थे। और बुनकर जो थे बंगाल के तांती थे, बंगाल में तांती के नाम से जाने जाते थे। और उत्तर भारत के जुलाहे थे ये बुनकर। एवं मोमिन जो थे दक्षिण भारत के शाले और ककोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे बुनकर। तो इस प्रकार से हम लोग पहले बुनकर के बारे में समझा कि बुनकर कौन है। तो कारीगर थे, समुदाय का एक पुअर बुनाई का काम करने वाले समुदाय से कारीगर थे। और उसके बाद है लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो लोहा बनाने वाला कैसे लोहा बना, कब बना, और फैक्ट्री मालिक कौन था। तो आइए पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग समझते जाएंगे, और इस प्रकार से चैप्टर को भी थोड़ा डिटेल में समझते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो यूरोप में भारत में बनी मलमल के कपड़ा जो होता था कैलिको, सीट्स मतलब छीट होता था। सीट्स का मतलब होता था छीट, प्रिंट वाला जो कपड़ा होता था छीटेदार, उसको सीट जो बोलते हैं। तो यूरोप में भारत में बनी मलमल, कैलिको, सीट्स, कोशा, बंडाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़े की भारी मांग थी। तो बंडाना का मतलब होता है बांधना, बांधना वाला जो कपड़ा मिलता है, सूती कपड़ा, उसी को बंडाना के नाम से जानते हैं। तो यूरोप में भारत में बनी मलमल, कैलिको, छीट का कपड़ा होता था, प्रिंटेड कपड़ा, सीट जो कोसा, बंडाना एवं बांधना वाला जो कपड़ा होता है, एवं जामदानी इत्यादि कपड़ों की भारी मांग थी यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जामदानी क्या है। तो जामदानी प्राय सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता था। मलमल का जो कपड़ा होता था, मलमल और सफ़ेद और सलेटी रंग का और सफ़ेद रंग का बारीक मीन्स महीन जो मलमल होता था। तो महीन मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे, और इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको ही जामदानी कहा जाता था। तो जामदानी एक प्रकार का सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता था, और उस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे, और इसकी बुनाई के लिए सोने के धागा और सूती कपड़ा पर सोने के धागा का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 3, अगरिया कौन होते हैं। तो अगरिया लोहा बनाने लोगों का एक समुदाय था। इस चैप्टर में ऊपर पढ़े कि लोहा बनाने वाले फैक्ट्री। तो अगरिया जो था एक समुदाय था लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था अगरिया। तो यह लोग लोहा गलाने की कला में बहुत ही निपुण थे, और लोहा बहुत ही आसान तरीके से गला लिया करते थे। तो अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें।
तो आइए रिक्त स्थान को भरते हैं। अंग्रेजी का सिट शब्द हिंदी के शब्द से निकला है, तो किस शब्द से निकला है? तो छींट से। छींट यानी प्रिंट, प्रिंट जिसमें जो प्रिंटेड कपड़ा होता है, तो उसी के छींट शब्द से निकला है अंग्रेजी का सिट शब्द। तो अंग्रेजी का सिट शब्द छींट शब्द से निकला है, तो यहाँ पर छींट हो जाएगा, छींट शब्द से निकला है। नेक्स्ट है टीपू की तलवार किस चीज़ से बनी थी? तो टीपू की तलवार बुर्ज से बनी थी, बुर्ज से टीपू की तलवार बनी हुई थी। टीपू सुल्तान जो बहुत ही फेमस था, और अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध भी हुआ था टीपू सुल्तान का, और बहुत ही बहादुर व्यक्ति था टीपू सुल्तान। तो उसका जो तलवार होता था बुर्ज का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कपड़ा निर्यात सदी में गिरने लगा, कौन सी सदी में, कौन सी ईस्वी में गिरने लगा था? भारत का कपड़ा का निर्यात में गिरावट आ गई थी। तो 19वीं सदी में भारत का कपड़ा का निर्यात में गिरावट आ गई थी, 19वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का। विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? तो विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में, जैसे मुस्लिन हुआ, तो मुस्लिन मलमल का कपड़ा होता था, मलमल को कपड़ा को मुस्लिन भी कहा जाता था, मुस्लिन के नाम से जाना जाता है। तो यह मुस्लिन मलमल के कपड़ा था, मलमल था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूते कपड़े को सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों को पास देखा था। यह इसकी बहुत बड़ी मांग थी। भारत का ये जो मलमल कपड़ा था, मुस्लिन जिसको बोलते हैं, मुस्लिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको यूरोप में बहुत मांग थी। और इसको सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा गया था इस मलमल के कपड़े को। अतः बारीक कपड़ों वाले सभी कपड़ों को मुस्लिन या मलमल कहने लगा। इस प्रकार से उन्होंने जितने भी बारीक कपड़े होता था उसको मुस्लिन या मलमल कहने लगे लोग। सीटज, यह हिंदी के छीट शब्द से निकला है सीटज। और बांडाना है, यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। बांडाना मीन्स बांधना होता है, तो बांधना शब्द से निकला है। बांध, कपड़े को बांध करके इसमें प्रिंट बनाया जाता है, तो इसी को बांडाना बोलते हैं। नेक्स्ट है कैलिको। तो कैलिको क्या है? मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे, तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट पर डेरा डाला। कालीकट केरल में कालीकट तट पर जब पुर्तगाली वास्को डी गामा जब भारत आया था पहली बार 1498 ईस्वी में, तो इसने केरल कालीकट में बंदरगाह पे उतरा था इसका जहाज, और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए थे, जिन्हें वे कैलिको कहने लगे। इस जो मसाला के साथ साथ जो सूती कपड़ा लेकर के गया था यहाँ से, तो इन सूती कपड़ों को पुर्तगालियों ने कैलिको कहने लगे इस कपड़े को, सूती कपड़े को, जो यहाँ से भारत से मसाले के साथ इन्होंने लेकर के गए थे। उस समय केरल का राजा था जैमोरिन, और उन्होंने ही इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। और यहाँ से वास्को डी गामा मसाला सूती कपड़ों को लेकर के गया था, और वहाँ उसको 10 गुने कीमत पर उसको बेचा था। इससे उसको बहुत फ़ायदा मिला था, और इस प्रकार से उसको लाभ जब मिला तो दोबारा फिर भारत आया था व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? तो उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं की सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया था? तो इसका कारण यही था कि उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का विकास की शुरुआत हुई थी, और भारतीय वस्त्रों से प्रतियोगिता में अक्षम होने के कारण ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाकर अपने लिए बाजार सुनिश्चित करना चाहते थे। यानी भारतीय वस्त्र को उस समय बहुत बड़ा मांग थी, और इसे प्रतियोगिता में वे अक्षम हो गए थे, सक्षम नहीं थे, इस प्रकार का प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे थे भारतीय सूती वस्त्रों के साथ। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने अपने
देश में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसका कारण यही था कि उन्होंने प्रतिबंध लगाने का कारण था कि अपने लिए बाजार सुनिश्चित कर सके, ताकि उनका जो अपना माल था, अपना जो कपड़ा उद्योग का विकास का शुरुआत हुआ था, उसके लिए बाजार मिल सके। तो यही कारण था उस पर प्रतिबंध लगाने का। दूसरा कारण था ब्रिटिश ऊन तथा रेशम उत्पादकों ने भारतीय वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ऊन और रेशम उत्पादक ने भारतीय वस्त्रों के आयात का भी विरोध शुरू कर दिया था। तो यही कारण था। नेक्स्ट है, तीसरा है 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लगाकर छपाई वाले सूती कपड़े, जो छीट का जो कपड़ा था, के उपयोग पर रोक लगा दिया था। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाकर, क्योंकि भारत का जो छीट का जो कपड़ा था, उसकी पूरे रूप में बहुत मांग थी, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने उस पर कानून लगाकर छपाई वाले या छीट वाला जो कपड़ा होता था, उसका उपयोग पर ही प्रतिबंध लगा दिया 1720 ईस्वी में। तो ये कारण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह से प्रभाव पड़े। तो ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उद्योगों पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ा था, जिसमें पहला है, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। पहले जो था सूती वस्त्र जो भारत में तैयार होता था, उसको पूरा यूरोप में मांग था, लेकिन जब ब्रिटेन में सूती कपड़ों का जब बनना शुरू हो गया ब्रिटेन में, तो इसे ब्रिटिश उद्योग कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया, और अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों को मुकाबला करना पड़ता था। और दूसरा कारण है कि भारत में इंग्लैंड को कपड़ों का निर्यात मुश्किल हो जाता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। यहाँ से जो भारत से कपड़ा जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क ब्रिटिश सरकार ने थोप दिया था, जिसके कारण यह था कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तीसरा है कि यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। जब इनका रोजगार छीनते गया ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध लगाने के कारण, तो यहाँ हजारों जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले जो लोग थे, कारीगर थे, वे धीरे धीरे बेरोजगार होते गए। चौथा है, विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया, और विदेशी बाजार में भारतीय कपड़ों को मांग कम होने लग गया, और इस कारण से उसको विदेशी बाजार से धीरे धीरे भारतीय कपड़ा बाहर होने लगा। उनके एजेंटों द्वारा अब पेशगी देना बंद कर दिया गया था। जो उनके एजेंट द्वारा पहले जो पेशगी दिया जाता था, वह बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ था। 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ था। तो 19वीं सदी आते आते भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का तेजी से पतन हुआ, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ ही यहाँ का तलवार और यानी ब्रिटिश सरकार जैसे ही भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, और पूरी तरह से जब उसको एक पे एक जीत मिलते गया और भारतीयों की हार होते गई, तो इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य जो था भारतीय को अपने भारत में अपना उपनिवेश बहुत तेजी से फैलाना शुरू कर दिए। तो 19वीं सदी आते आते भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का तेजी से पतन शुरू हुआ, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया, और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। जो इंग्लैंड से बना करके लाए, जो भारतीय बाजार में बेचे जाते थे इस्पात के जो औजार थे, लोहे और इस्पात के औजार जो भारत में बनाया जाता था, उसके जगह पे इंग्लैंड से लाए जाने लगे लोहे और इस्पात के औजार। तो भारतीय जो लोहा इस्पात का जो औजार था, उसका स्थान ले लिया ब्रिटिश। इंग्लैंड से जो आने वाला इस्पात और लोहा का औजार था, वह स्थान ले लिया था। तो ये था, बहुत बड़ा कारण था 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में किन समस्याओं को से जूझना पड़ा। तो भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। यानी भारतीय जो कपड़ा बनता था, भारत में जो कपड़ा बनता था, वह ब्रिटेन के कपड़ा से जो आता था उसके मुकाबले महंगा पड़ता था, और ब्रिटेन का कपड़ा जो था आता था भारत के बाजार में, वह भारतीय कपड़ों को से सस्ता पड़ता था, जिसके चलते ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा कारण है कि सभी सरकार अपने देश के औपनिवेशीकरण को प्रोत्साहित किया। सभी जो सरकारें थे अपने अपने देश को औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया, परंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई। यहाँ पर तो ब्रिटिश का उपनिवेश हो चुका था भारत में, जिसके कारण यह हुआ कि इसका कोई संरक्षण नहीं दिया गया और न ही सुरक्षा दिया गया। तो इस प्रकार से इसका प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया, और वह अपना उसका जो सामान था, अपना जो औद्योगिकरण था उसको प्रोत्साहित किया, और भारतीय सामान और भारतीय औद्योगिकरण को न तो सुरक्षा न संरक्षण मिल सका। तो ये भी का बहुत बड़ा कारण था। भारतीय वस्त्रों का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यातित कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। भारतीय वस्त्रों का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा। ब्रिटेन में जो उत्पादक थे उन्हें भारतीय वस्त्रों को विरोध करने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यात कपड़ों पर, जो भारत से निर्यात होता था कपड़ा, उस पर बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि बहुत ही बड़ा समस्या था भारतीय वस्त्र उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया था, और टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया। और दूसरा कारण था कि विश्व युद्ध के इस दौर में ब्रिटेन द्वारा आयात होने वाले इस्पात में नाटकीय रूप से कमी आ गई। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो इस दौर में ब्रिटेन द्वारा जो आयात होता था इस्पात, उसको बहुत ही नाटकीय रूप से कमी आ गई उसमें। तीसरा कारण था भारतीय रेलवे की पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को की ओर मुड़ा। जो भारतीय रेल की पटरियों के लिए जो आपूर्ति चाहिए था उसे टिस्को की ओर मुड़ा। और चौथा था महायुद्ध के लंबा खींचते जाने के कारण टिस्को को युद्ध के लिए गोला खोल और गाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया था टिस्को को। पांचवा है कि 1919 ईस्वी तक यह स्थिति हो गई थी कि टिस्को द्वारा बनाए गए इस्पात का 90% भाग सरकार ही खरीद लेती थी। 90% टिस्को द्वारा जो बनाया जाता था इस्पात, उसको 90% भाग जो था सरकार द्वारा खरीद लिया जाता था। तो इस प्रकार पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादक बढ़ाने में टिस्को को मदद मिली, क्योंकि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन द्वारा जो आयात होने वाला इस्पात था वो उसमें कमी आ गई थी। और दूसरी बात था कि भारतीय रेलवे की पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को को दे दिया गया था, जो उसको आपूर्ति कर सके। और फिर महायुद्ध के लंबा खींचते जाने के कारण विश्व युद्ध जो लंबा खींचते जा रहा था, जिसके कारण टिस्को को युद्ध के लिए गोला और खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया था। तो यही कारण था टिस्को को उत्पादन को बढ़ाने में सबसे बड़ा, यह बहुत बड़ा महायुद्ध का, पहले विश्व युद्ध का इसको कारण था, उत्पादन बढ़ाने का मदद मिला था। अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। कैलिको अधिनियम क्या है। तो कैलिको अधिनियम 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड ने ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे,
क्योंकि भारतीय कपड़ों का पूरा यूरोप में बहुत बड़ी मांग थी और उसकी लोकप्रियता थी बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण इंग्लैंड परेशान हो गया था। और ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों को जो आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 ईस्वी में जब ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों को आयात का विरोध करने लगे थे, तो इसी दबाव के कारण 1720 ईस्वी में ब्रिटिश ने इंग्लैंड के छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था ब्रिटिश सरकार। इसी कानून को कैल्को अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कैल्को अधिनियम कहा जाता था। छीट के कपड़ा को रोक लगाने के लिए जो कानून लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसे ही कैल्को अधिनियम कहा जाता है, जो 1720 ईस्वी में लाया गया था। इस अधिनियम को, कैल्को अधिनियम को, तो कैल्को अधिनियम द्वारा ही जब कानून पारित किया गया तो उस पर पाबंदी लगाया गया था। भारतीय कपड़ों, सूती कपड़ों और छीट का, जो भारत में छीट का कपड़ा बनाया जाता था, पूरे यूरोप में लोकप्रिय था। उस पे विरोध जब इंग्लैंड के जो निर्माता थे, ऊन और रेशम कपड़ा को जो निर्माता थे, उसको विरोध करने लगे थे, जिसके चलते इंग्लैंड की सरकार ने उस पर 1720 ईस्वी में कानून ला करके उस पर पाबंदी लगा दिया था भारतीय छीट कपड़ों पर। इसी को कैल्को अधिनियम कहा जाता है। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना क्यों कहा जाने लगा? तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन में 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन में, जो मशीन से उत्पादन होता था सूती कपड़ा ब्रिटेन में, उसको 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ से, भारत से वह सूती वस्त्र को निर्माण के लिए जो माल लेके जाता था, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था उसको, और वही फिर मशीन द्वारा उसको उत्पादन करके, वस्त्र को बना करके फिर दोबारा भारतीय बाजार में उसको बेचा जाता था। तो इस प्रकार से उसका एक बहुत बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बन गया था दुनिया में धीरे धीरे। और 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा सूती वस्त्र के साथ साथ, 1850 ईस्वी में देखा गया कि ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग भी बहुत तेज़ी से पनपने लगा था। तो यही कारण है कि ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, क्योंकि सभी प्रकार का कारखाना का विकास बहुत तेज़ी से ब्रिटेन में ही हुआ। तो यही कारण था ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहे जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर के अरब के व्यापारी के पास देखा गया था। इराक के मोसुल शहर है वो, तो उसी शहर में अरब के व्यापारी के पास देखा गया था बारीक सूती कपड़ा, जिसको मलमल के कपड़ा कहा जाता है, मलमल का। तो जो बारीक कपड़ा को वो लोग मलमल का नाम दे दिया था, मलमल कपड़ा के नाम से वो लोग बोलता था उसको। तो वह सबसे पहले मोसुल, जो इराक का शहर था, मोसुल में देखा गया था अरब व्यापारी के पास। तो इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मिशलिन या मलमल कहने लगे थे, मिशलिन या मलमल। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब और किसने किया था? स्पिनिंग जेनिंग का तो जॉन कैने 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया था। तो स्पिनिंग जेनिंग एक ऐसी मशीन थी, स्पिनिंग जेनिंग क्या था? तो मशीन था। तो एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक कामगार इस प्रकार का मशीन था स्पिनिंग जेनिंग, कि जिसमें एक काम करने वाला एक साथ कई तकनीकियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। तो ये जो था स्पिनिंग जेनिंग, एक प्रकार का मशीन था जो एक साथ कई प्रकार की तकनीकियों पर काम करता था, जिसको जॉन केने ने 1764 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, जॉन केने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने और कब किया? इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो वाष्प इंजन का आविष्कार 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने
किया था रिचर्ड आर्कराइट, वाष्प इंजन का आविष्कार किया था 1786 ईस्वी में, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बहुत ही कम कीमतों पर तैयार किए जाने लगा था। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने जब वाष्प इंजन का आविष्कार किया तो सूती कपड़ों की बुनाई में एक क्रांतिकारी आ गई और अब बहुत सारा कपड़ा जो था कम कीमत पर तैयार होना शुरू हो गया था। तो ये था रिचर्ड आर्कराइट का वाष्प इंजन। तो रिचर्ड आर्कराइट का जो वाष्प इंजन था वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ और वह वाष्प इंजन सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी का रूप ले लिया। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी एक प्रकार का मशीन है, एक ऐसा मशीन जिसमें कामगार जो थे एक साथ कई तकनीकियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया? तो बिजली एवं विद्युत चुंबक का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बिजली और विद्युत चुंबक का आविष्कार माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे कौन था? सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो माइकल फैराडे भौतिकी विज्ञानी एवं रसायनज्ञ थे माइकल फैराडे, और उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। फैराडे ने विद्युत रसायन पर भी बहुत काम किया और इससे संबंधित अपने 2 नियम दिए थे। उन्होंने रुडोल्फ डीजल के साथ डीजल चलित बिजली उत्पादक का भी आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने रुडोल्फ डीजल के साथ डीजल चलित बिजली उत्पादक का आविष्कार किया था। डीजल चलित बिजली उत्पादक का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने रुडोल्फ डीजल के साथ। और माइकल फैराडे ने विद्युत रसायन पर भी बहुत सारा काम किया था और इससे संबंधित अपने 2 नियम भी दिए थे। और ये माइकल फैराडे भौतिकी विज्ञानी थे और रसायनज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुनकर कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखा था कि बुनकर आमतौर पर एक पुअर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे, जो वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाते थे। और बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे और मोमिन दक्षिण भारत के साले कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बुनकर एक समुदाय था काम करने वाले कारीगरों का। औरंग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता है, यानी जहाँ पर बहुत सारे सामान रखा जाता था। वर्कशॉप जिसको कह सकते हैं, वर्कशॉप के नाम से भी इसको कहा जा सकता है। तो वर्कशॉप जो और गोदाम को ही औरंग कहा जाता था। तो वर्कशॉप के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो औरंग क्या है? औरंग गोदाम है या फिर वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ा? जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ तो उसके बाद भारतीय कपड़ा उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जो निम्न कारण है। पहला है, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। पहले भारतीय कपड़ों को पूरे यूरोप में जो लोकप्रियता थी, जो मांग थी, तो अब उसके सामने ब्रिटिश में कपड़ा का जो उत्पाद बढ़ा तो ब्रिटिश कपड़ा से उसको मुकाबला करना पड़ा। ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण था, भारत से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात शुल्क हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। भारत से इंग्लैंड को कपड़ा का निर्यात करने में मुश्किल हो जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिया था। तीसरा कारण है कि यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। धीरे धीरे सूती कपड़ों के मांग में कमी आने लगी, तो यहाँ के जो बुनकर थे वो धीरे धीरे बेरोजगार होने लग गए। चौथा कारण था, विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया। विदेशी बाजार में इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का जो कपड़ा था पूरी तरह से छा गया और भारतीय कपड़ा में
कपड़ा के निर्यात में बहुत मंदी आ गई और धीरे धीरे इसको भारतीय कपड़ों को विदेशी बाजार से बाहर कर दिया गया। पांचवा कारण है उनके एजेंटों द्वारा जो पेशगी दी जाती थी वह पेशगी देना भी बंद कर दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी कारण थी जब ब्रिटिश कपड़ा भारतीय पूरे यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में छा गया, तो ब्रिटिश जो भारतीय कपड़े थे उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन भट्टियों में बूट स्टील किस तरह बनाया जाता था? तो प्रगलन भट्टियों में बूट स्टील, इन भट्टियों में लोहे का कास्ट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात को सिलियां तैयार कर देते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रगलन भट्टियों में से तलवार बनाने का इस्तेमाल किया जाता था। बूट स्टील से यह तलवार को बनाया जाता था और इसको भारत में नहीं बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यह जो है छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था, कोयले के साथ मिला करके, लोहे का कास्ट कोयले के साथ मिला करके मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था और तापमान में जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगलक इस्पात को सिलियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों थी? तो इसका कारण था कि तलवार की धार इतनी सख्त एवं पैनी थी कि वह दुश्मनों को लौह और कवचों को भी आसानी से चीर सकती थी। दुश्मन के जो अपना कवच लगा के रखते थे लौह का, तो लौह कवचों को भी आसानी से चीर सकती थी। इस प्रकार की पैनी और तेज धारदार वाली तलवार थी टीपू सुल्तान की, एक खासियत थी। दूसरी खासियत थी टीपू सुल्तान की तलवार में कि टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिनमें युद्ध की फतह के लिए संदेश दिए गए थे। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था कि इस तलवार का यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाले बूट्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो भारत में बनाया जाता था। कार्बन की अधिक मात्रा वाले बूट्स नामक स्टील से टीपू सुल्तान का तलवार को तैयार किया जाता था और इसको भारत में बनाया जाता था। चौथा कारण है कि इस बूट स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी, इतना पैनी और तेज होती थी, लहरदार होती थी कि लोहे के जो कवच होता था उसको भी चीर देता था। तो ये ऐसा था टीपू सुल्तान का तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित बूट स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी तक आते आते लुप्त क्यों हो गई? क्यों? तो इसका कारण यह है कि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। जैसे जैसे अंग्रेज भारत को जीतते गए, यहाँ के व्यापार और वाणिज्य पर भी बहुत बड़ा गहरा असर पड़ते गया और धीरे धीरे यहाँ का जो व्यापार था, जो उद्योग धंधा था, सभी धीरे धीरे समाप्त होते गया। तो तलवार और हथियार उद्योग भी समाप्त होते गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। जो पहले भारतीयों द्वारा बनाया जाता था, लोहे और इस्पात का सामान जो था भारतीयों द्वारा बनाया जाता था, अब उसका स्थान इंग्लैंड से इंग्लैंड से लोहे और इस्पात को बनाए जाने वाले औजार उसका स्थान ले लिए, भारत के बाजार में पूरी तरह से छा गया। और ये कारण था कि धीरे धीरे 19वीं सदी आते आते बूट स्टील निर्माण की प्रक्रिया लुप्त होती चली गई। दूसरा क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? पहला मिल कारखाना सूती वस्त्र का, तो 1861 में अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? तो 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में पहला कारखाना खुला था, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई थी। पहला सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में। तो भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की तो ऐसे
भारत में सबसे पहले आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1854 से पहले 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गलास्ट में की गई थी। 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप, किंतु यह असफल रही, ये चल ही नहीं सका, असफल हो गया। और पुनः 1851 ईस्वी में 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई। 1818 के बाद 1818 में कोलकाता में स्थापित हुआ एक मिल का, लेकिन वह असफल हो गया। और फिर उसके बाद 1851 ईस्वी में मुंबई में एक मिल की स्थापना की गई और यह भी असफल हो गया। 1851 ईस्वी में भी जो मुंबई में स्थापना की गई मिल की, वह भी असफल रही। उसके बाद सबसे पहला आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही काबसजी डाबर द्वारा खोला गया था। 1854 ईस्वी में मुंबई में ही काबसजी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1854 में खोला गया, 1856 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में मार्ग प्रशस्त हो गया। धीरे धीरे इसका बाजार में छा गया इसका मांग, और सूती वस्त्र का जो मांग था पूरे यूरोप में भी छा गया धीरे धीरे। तो 1854 में मुंबई में काबसजी डाबर द्वारा जो खोला गया था पहली सूती वस्त्र मिल, उसमें से कपड़ा का उत्पादन प्रारंभ हो गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्रगलन चट्टान यानी मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके, जो प्रगलन का चट्टान था उसको बहुत ही ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता था, और उसको गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। यानी धातु तैयार किया जाता था या फिर धातु की बनी जो चीज़ें होती थी उसको पिघलाया जाता था, और इसी प्रक्रिया को प्रगलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोकनी क्या है? तो धोकनी हवा फेंकने वाला एक यंत्र है जिसको चलाकर कोयले की आग को हवा दी जाती थी, उससे कोयला और तेजी से जलने लग जाता था, तो उसी को धोकनी कहा जाता था। धोकनी हवा फेंकने वाला एक यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुमल क्या है? तो धातुमल को गलाने से पैदा होने वाला जो कचरा होता था, धातु को जो गलाया जाता था, और गलाने के बाद जो कचरा निकलता था उसी को धातुमल कहते हैं। कचरा जो धातु को गलाने के बाद कचरा निकलता था उसी को धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में कब स्थान दिया गया? तो जब चरखा भारत की पहचान बन गया तब 1931 ईस्वी में उसे तिरंगे के बीच वाली पट्टी में स्थान दे दिया गया चरखा को। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चरखा जो चलाया जाता था वह पहचान धीरे धीरे बन गया, और उस प्रकार से 1931 ईस्वी में इसको तिरंगे में स्थान दे दिया गया बीच वाली पट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीपीगार कौन थे? तो चीपीगार छापेदार कपड़े बनाने के लिए बुनकरों को थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगर की जरूरत पड़ती थी। इन्हीं कारीगरों को चीपीगार कहा जाता था। चीपीगार एक प्रकार के कारीगर थे, और इन्होंने छापेदार कपड़ा को बनाने के लिए बुनकरों को थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगर को ही चीपीगार कहा जाता था। जो इसमें जो कारीगर थे जो थप्पे से छपाई करते थे, तो उन्हीं को चीपीगार कहते हैं। मुंबई बुनाई के लिए प्रसिद्ध समुदाय का नाम बताइए। बंगाल का जो बुनाई का जो प्रसिद्ध समुदाय थे, तो बंगाल का जो समुदाय थे वो है थैंक यू वीडियो से